नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। दरअसल प्रधानमंत्री का विदेश यात्रा का दौरा है। प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचे हुए हैं और इजराइल के उनके दो वीडियोस, एक 11 सेकंड का, एक 22 सेकंड का भूचाल मचाए हुए है। एक 11 सेकंड के वीडियो में वो इजराइल का फादरलैंड और इंडिया का मदरलैंड का जिक्र करते हैं और दूसरे वीडियो में जैसे ही नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र होता है, सांसद उठकर चले जाते हैं। विदेश के नेता कई तरीके की वहां की सरकार पर, वहां के प्रधानमंत्री पर और वहां के व्यवस्थाओं पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो वहां आरोप लगाते हैं, लेकिन वहां कोई ऐसा काम नहीं होता है कि लोकसभा अध्यक्ष उठें और उन्हें रोक दें कि आप मत बोलिए। ये देखिए, ये वीडियो में जा रहे हैं सांसद उठकर, जैसे ही मोदी का नाम लिया जाता है सारे लोग उठकर चले जाते हैं। क्या होता है? आखिर देश की धरती पर भी कोई सुनना नहीं चाहता है। भाड़े की भीड़ लाकर बात सुनवाई जाती है। प्रखर वक्ता के नाम पर पूरे देश में मशहूर हुए और आखिर उनके भाषणों में अब ऐसा क्या है जो जनता उन्हें नकार रही है, सांसद उन्हें नकार रहे हैं। उन्हें अपने ही उस सदन के महिला सांसदों पर भरोसा नहीं रहा, कहा कि काट लेंगी दांतों से, दांत होते हैं। लेकिन क्या इजराइल में जाकर प्रधानमंत्री ने देश की साख गिरा दी है? इस सवाल से हम शुरू करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संदीप यादव जी। स्वागत और अभिनंदन। संदीप जी, आपने दोनों वीडियो देख लिए होंगे। क्या आपको लगता है कि भारत की प्रतिष्ठा तार तार हो रही है? आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कि बेइज्जती कर दी, तो प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे देश में जाके कुछ भी बोल दें, वहां बेइज्जती नहीं होती है। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि आपने दो लोगों का नाम लिया, कहा प्रखर वक्ता हैं। एक्चुअली आप देख ही रहे हैं देश में मीडिया का हाल। आप देख रहे हैं कि देश में कैसे मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट और डिसेंट दोनों बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है। उसी तरह से इमेज बिल्डिंग भी मैन्युफैक्चर की गई शिव कुमार जी, और उसी का ये रिजल्ट है कि एक व्यक्ति को जो कि वक्ता भी है कि नहीं अब वो खुल के आ रहा है, क्योंकि हर जगह जब आपका टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है तो आप यही मदरलैंड, फादरलैंड, क्या क्या लैंड आप कहते हैं। लाला लैंड एक करके एक फिल्म आई थी जिसको ऑस्कर मिला था, लाला लैंड। तो वही भारत भी अब वही मदरलैंड, फादरलैंड, लाला लैंड हो गया है। तो मसला ये है कि दिक्कत ये है कि जब क्लैरिटी नहीं रहेगी, आदमी में स्पष्टता नहीं रहेगी, कोई विजन नहीं रहेगा, तो इसी तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे। हर जगह टेलीप्रॉम्प्टर होता नहीं है, कहीं ना कहीं वीडियो निकल आती है। रही बात इन लोगों की ऑडासिटी जो होती है ना, वो बड़ी विचित्र है। जैसे अब आपको एग्जांपल देता हूं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो केरल चले जाते हैं चुनाव प्रचार में भाजपा के, और जाके कहते हैं कि केरल को हम यूपी बना देंगे। अरे भाई, केरल के बारे में उनको कुछ अता पता नहीं है कि केरल में जो बच्चों की जो मौत होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो भारत में सबसे कम है, और केरल भारत का सबसे पहला लिटरेट राज्य था। तो अभी एक आंकड़ा, वहां के एक सांसद हैं जान क्षमा करिएगा, ब्रिटास, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि यूएस में 5.5 बच्चे मरते हैं 100 में, केरल में 5 ही मरते हैं, उससे भी बेहतर है। तो उस प्रदेश को जब ये लोग कहते हैं कि केरल बना देंगे, उत्तर प्रदेश में क्या है आप देखिए, क्या है। आप रोज एक दो घटनाओं से दो चार हो रहे हैं। मथुरा में कल एक पुलिस वाले ने टीटी को मारा है, उसका वीडियो वायरल है, चाय बेचने वाले को। तो रोज एक घटनाएं होती हैं जहां लोगों को घोड़ी चढ़ने के लिए मारा जाता है। और रही बात इनकी, हमारे जो प्रधान नेता हैं, उनका बेसिकली इजराइल में भी देखिए ऐसा है कि नेतन्याहू को कोई बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी नहीं है शिव कुमार जी। नेतन्याहू भी वहां वही जुगाड़ वाली ही सरकार चलाते हैं। तो उस जुगाड़ वाली सरकार में वहां के लोगों में भी एक विजन है। इजराइल ऐसा नहीं है कि बहुत कम आबादी है इजराइल की, 90 से 95 लाख की आबादी है, और दुनिया के सबसे एडवांस देशों में से एक है। अगर वो सच, पीस और प्रगति के साथ नहीं रहता तो वो इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाता। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वहां इजराइल में सभी लोग नेतन्याहू टाइप के हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो खाली बस जुगाड़ में लगे रहते हैं। इजराइल की एक बड़ी पॉपुलेशन है जो बहुत ही सिंपैथेटिक हैं, अपनी चीजों को जानते हैं कि सरकार क्या गड़बड़ियां कर रही है, कैसे वो वहां भी एक वर्ग को खुश करके और सरकार में बनी हुई है।
एक उसमें प्रगतिशील लोग वहां विरोध करते हैं, तो वही हुआ है। और लोगों को भी मालूम है कि ये व्यक्ति जो आया हुआ है, इसकी जो इमेज है पूरी दुनिया में, इसके देश में क्या हो रहा है जो माइनॉरिटीज है उनके साथ, और बाहर ये दूसरों के साथ क्या करता है, तो उनको ये सब कुछ मालूम है। इजराइल के लोगों को पूरी दुनिया के लोगों के बारे में मालूम है, बहुत एडवांस्ड लोग हैं। तो उन्होंने इनकी नीतियों का विरोध किया है, इनका जो जेस्चर है ह्यूमैनिटी की तरफ उसका विरोध किया है। और उन्होंने जिस तरह से ये बड़े बड़े लेक्चर्स जाके दूसरी जगहों पर देते हैं, कहलवाते हैं कि प्रखर वक्ता, और एक इंटरव्यू नहीं दिया है इन्होंने, एक इंटरव्यू नहीं दिया है। अब तो जो ये भाषा बोल रहे हैं मदरलैंड फादरलैंड, मैं कहने वाला था कि आपको अगर इंटरव्यू देंगे तभी मालूम चलेगा कि कहना क्या चाह रहे थे। तो दिक्कत ये है कि ऐसे लोगों को जो न कोई स्पष्टता है, ना ही कोई विजन है, तो इस देश से उस देश पर घूमे तो जा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा? आप देखिए कि रिजल्ट के तौर पर अमेरिका से इनको एक ऐसा इकोनॉमिक डील करना पड़ा, एक ऐसा व्यापारिक डील करनी पड़ी जिसमें भारत केवल और केवल नुकसान में है। तो भारत का भविष्य पहले से ही खतरे में है। भारत को जिस तरह से ट्रीट कर रहा है, बुली कर रहा है ट्रंप, वैसे में बहुत खराब भविष्य है भारत का। तो इजराइल के लोगों ने भी देख लिया कि कितना कमजोर प्रधान सेवक हैं ये। और इनकी जो सेवा है तथाकथित भारत की जनता के प्रति, उस पे संदेह है। जैसे जिस तरह के पार्लियामेंट में अथॉरिटेरियन रोल ये खुद प्ले कर रहे हैं, अपनी ही पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं, तो वहां के लोगों को मालूम है और इसलिए उन लोगों ने प्रतीकात्मक विरोध किया है। शिव कुमार जी। संदीप जी, बात यह है कि संसद विकास के लिए बना होता है, संसद कार्य योजना के लिए बना होता है, और संसद में नेता सदन नहीं आते हैं, और जब वो विदेश जाते हैं तो विदेश का भी जो विपक्ष है उनका बायकॉट करता है। हालांकि सुनने में आया है कि बाद में फिर सोच समझकर लोग वापस आ गए थे। तो क्या अब ये संसद अगर उठ के जा रहे हैं सांसद, तो क्या इजराइल की बेइज्जती हो गई या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? नहीं, इजराइल की बेइज्जती कैसे हुई? इजराइल के तो वो सांसद हैं। बेइज्जती तो उस व्यक्ति की हुई है जो वहां के पार्लियामेंट में गए हैं। तो स्वाभाविक है, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट है कि वहां के लोगों ने, वहां के सांसदों ने, वो लोग नहीं है, वहां के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और प्रतिनिधियों ने उनको कहीं ना कहीं खारिज किया है। तो ये बहुत बड़ा एक गोदी मीडिया तो मास्टर स्ट्रोक बताएगा इसको, लेकिन ये हकीकत ये है कि वास्तव में एक गलत मैसेज गया है। और गलत मैसेज क्यों ना जाए? क्योंकि इजराइल के लोग क्या नहीं जानते हैं कि भारत के लोग एप्स्टीन फाइल्स में नाम है क्षमा करिएगा, अनिल अंबानी का, हरदीप पुरी का, और इतनी बार नाम आया है, उसके बाद बचाया जा रहा है, उस पर भारत सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इजराइल के लोगों को मालूम है कि अमेरिका ने भी एक ट्रेड डील किया है, जहां वो मतलब भारत अमेरिका से केवल $39 बिलियन का आयात करता था, और अमेरिका ने उनको फोर्सफुली कहा है कि तुमको $500 बिलियन का आयात करना होगा अमेरिका से। तो वो उनको मालूम है कि कितना माने खराब डील है, और किस लेवल पे ये, माने किस वजह से ये डील जो है हुई है। तीसरा, उनको ये भी मालूम है कि एमएम नरवणे की किताब पर जिस तरह की भारत की पार्लियामेंट में किरकिरी मची हुई है, उस पर कोई ठोस जवाब आया क्या सत्ता पक्ष का? और जबकि ये 2020 में जो चीन का एग्रेशन था गलवान वैली में, उस पर एक बहुत बड़ा सामरिक ये मसला है, और उस पर कोई मुंह नहीं खोलने को तैयार है। तो इजराइल इस बात को जान रहा है कि ये व्यक्ति जो अपने ही देश में कंसेंट को दबा के रखे हुए है, या फिर एक तरह से देखा जाए तो जो माइनॉरिटीज के ऊपर तमाम उत्तराखंड में क्या हुआ है, एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था और उसको एक व्यक्ति आके मारने लगता है। ऐसे लोगों को तो तुरंत गिरफ्तार करके उन पर गंभीर धाराएं लगनी चाहिए, लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये इजराइल को ये सब मालूम चल रहा है। आजकल ट्विटर का जमाना है, एक्स का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर से बीआई का जमाना है। सब कुछ कुछ मिनटों में होता है, कुछ सेकंड्स में होता है। तो लोगों को मालूम है कि सरकार बुरी तरह फंसी हुई है और ये भागे भागे फिर रहे हैं। उसी भागने के क्रम में ये इजराइल आए हुए हैं कि कुछ दिन यहाँ भी गुजार लें, और गुजार के अपना जो दिन है वो कुछ बेहतर ढंग से गुजार पाए। अदरवाइज ये बहुत बड़ी किरकिरी है भारत की, इसमें कोई दो राय नहीं। संदीप जी, किरकिरी और बेइज्जती दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन देश में मौजूदा गतिविधियों में हर मोड़ पर मोदी की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। आपने देखा, मोदी यूजीसी पर घिरे हुए हैं, मोदी एप्स्टीन फाइल पर घिरे हुए हैं, मोदी ट्रेड डील पर घिरे हुए हैं। अब ये इजराइल दौरा हो गया उस समय जब ईरान और अमेरिका युद्ध के लिए तत्पर बैठे हों, और उस समय प्रधानमंत्री किस
पर्पस से इजराइल पहुंचे हैं और पिछले 12 वर्ष से वो 2017 से लगातार इजराइल के दौरे कर रहे हैं। तो कब तक इजराइल और भारत के रिश्ते अच्छे होंगे, बेहतर होंगे? आज उन्होंने एक और शब्द कहा कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन इजराइल को पूरी स्वतंत्रता मिली थी। इन सब चीजों के कहने का वो जाके आदेश, जैसे किसी राज्य में चुनाव हो तो कहते हैं इस राज्य से मेरा बड़ा लगा हुआ है, आज उन्होंने वही दाव वहां भी खेला है। तो क्या इसका भारत को फायदा मिलेगा? देखिए शिव कुमार जी, इजराइल को स्वतंत्रता औपचारिक रूप से 1948 में मिली थी। इनके प्रधान सेवक जी के जो मतलब भाषण लिखते होंगे, वो आईएएस ऑफिसर्स लिखते होंगे, उनको क्या मालूम है कि 1948 में इजराइल को पूर्ण माने देश का दर्जा मिला था। अमेरिका की वो जो इलाका था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था, वहां लाके इन लोगों को बसाया गया। बहुत अच्छी खासी संख्या में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यूज एक लैंड की तलाश में थे, एक एरिया की तलाश में थे और आके वो वहां बसे। जैसा कि हमें मालूम है कि पवित्र जगह है वो यरूशलेम। जेरूशलेम इज़राइल एक ऐसा है जो क्रिश्चियनिटी के लिए, ज्यूज के लिए मतलब यहूदियों के लिए और इस्लाम के लिए, तीनों के लिए एक पवित्र जगह है। एक ऐसा देश है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने, चूंकि भाषण लिखने वाले वो लिख रहे होंगे कि 1948 में मेरे जन्म से जुड़ा है, उनको क्या मतलब मालूम होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ठीक है, ये कहने की बातें हैं। रही बात है कि आप, सबसे बड़ी बात है कि जब आप इजराइल गए हो तो ये भी मैसेज जा रहा है, भारत का ईरान से बहुत अच्छा संबंध रहा है। ईरान लगातार भारत की मदद करता रहा है और भारत से उसके अच्छे संबंध रहे हैं। तो जब आप इजराइल जा रहे हो तो इजराइल अमेरिका युद्ध में जो मेन रोल है वो इजराइल का है। तो आप कहीं ना कहीं ये मैसेज भी जा रहा है कि ईरान जो है वो भारत से दूरी बनाएगा। और अमेरिका इजराइल का कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं था, उसमें जो मेन कन्फ्लिक्ट का कारण बना वो इजराइल बना। तो इजराइल के कारण बनने की वजह से, और ये बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा भी, जो हालत है अमेरिका ईरान की, वहां तो लोग ऐसे ही मर रहे हैं। बहुत ही बुरी हालत है, क्योंकि इतने सैंक्शंस लगा दिए हैं अमेरिका ने कि वहां महंगाई चरम पे है। और महंगाई चरम होने की वजह से वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह के बाद वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी ने लोगों को गोलियां चलवा के मरवाया। दोनों तरफ से वो मारे जा रहे हैं। तो ऐसी ग्लोबल पॉलिटिक्स एक भयावह दौर में प्रवेश कर चुकी है, जिसका परिणाम ईरान के लिए बहुत ही घातक है। ऐसी स्थिति में युद्ध हो भी जाए तो ईरान के लिए बहुत नुकसान नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही नुकसान में है। रही बात हमारी जो इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया, देखिए आपने ध्यान दिया होगा शिव कुमार जी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप नजर रखते हैं। अभी जब ट्रंप ने बीच में इंडिया को बनरघुड़की देना शुरू किया, तो हमारे जो गोदी मीडिया के मास्टर स्ट्रोक कहने वाले पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि चाइना से भारत, अभी बीच में हमारे प्रधान सेवक चाइना चले गए, उन्होंने मास्टर स्ट्रोक बता दिया उसको। कभी रसिया जाते हैं फिर मास्टर स्ट्रोक बता देते हैं। लेकिन भारत की आज की स्थिति में किसी भी देश से कोई गहरा संबंध नहीं है, में नहीं है भारत, जो इन तीन सुपर पावर्स को मैंने अपने हिसाब से कोई चीज करवा ले उनसे, या एक तरह से बराबरी का मामला दिखता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा संकट है। जाने से क्या वो उनको अचीव होगा, ये तो आने पर पता चलेगा। लेकिन इससे कोई खास फायदा दिखता नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का तो इतना घनिष्ठ और गहरा संबंध है कि उन दोनों को किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट एप्स्टीन फाइल में तो ये आरोप भी लगा था कि जो हमारे माननीय पीएस हैं, प्रधान सेवक, वो तो अपना अमेरिका में ट्रम्प से अच्छे रिलेशंस के इजराइल तक में नाचे भी थे। ऐसे तमाम तरह की बातें निकल के आई थी। कितनी सच है कितनी गलत है तो आने वाला समय बताएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सच है, लेकिन ये बातें लगातार निकल के आती रही हैं। तो वो जो रिलेशंस बढ़ाने की बात एक यौन अपराधी से की जा रही थी, यौन कुंठित अपराधी से, माने किसी लेवल पर जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म है जो माने बहरहाल एक आदमी को बीच में रख के ब्रोकर को, और उससे संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये बहुत ही खराब है। और जो आपने सवाल पूछा कि क्या हासिल होगा, मुझे नहीं लगता है कि कुछ हासिल होना है, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है मुझे इस तरह का कि कोई इजराइल से इन लोगों ने पेगासस खरीदा था। पेगासस खरीदने के बाद वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्टेट को बेचता है। सरकार ने खरीदा, अपने ही नेताओं की जासूसी करवाई, फिर जब बवाल हुआ तो उसको दबा दिया गया, उसका भी सच निकल के नहीं आया। तो इजराइल इनके कई मामलों में इनकी मजबूरी भी है, और मतलब चूंकि अमेरिका का वो प्यारा है, तो इजराइल को आपको कुछ करते रहना है। संदीप जी, हम लोकतंत्र के देश हैं और लोकतंत्र में यहाँ सवाल पूछने का सबको हक है।
हमारे प्रधानमंत्री जी हर जगह बोलते हैं, विदेश में बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं, लेकिन पत्रकारों के सामने कहीं नहीं बोलते, ना विदेश में ना देश में। आखिर क्यों? प्रखर वक्ता है, पत्रकारों का सामना करने से क्यों? सही बात है। प्रखर वक्ता तो वो वक्ता होता है जिसको एक विषय दे दीजिए और उस पे अपनी राय रखे और लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे। प्रखर वक्ता तो वो है कि जिससे कड़े सवाल पूछे जाएं और उसके बाद वो हर सवाल का मजबूती से सामना करके जवाब दे दे। तो ये जो पैमाना आपने अभी बात किया, हालांकि वो प्रधान सेवक हैं और वो खुद अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, और लेकिन मैं एक तरह से देखूं तो मनमोहन सिंह जी कई क्षमा करिएगा, गुना उनसे ज्यादा अ, मजबूत थे और शक्तिशाली थे, आत्मबल वाले, मनोबल वाले व्यक्ति थे। देखिए, ये नहीं है कि आप कितना जोर से चिल्ला रहे हैं, कितना जोर-जोर से बोल रहे हैं। मसला ये है कि आप कितने तथ्यों के साथ और सच्चाई के साथ अपने सामने उठने वाले सवालों का जवाब दे रहे हैं, पूरी नैतिकता, ईमानदारी और आत्मबल के साथ। हाँ, रही बात सही है कि प्रखर वक्ता वाला जो मामला है, वो कहीं न कहीं झूठ लगता है, क्योंकि अगर कोई प्रखर वक्ता होगा तो वो तो पहले टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा नहीं लेगा। हर जगह एक बहुत ही शांत ढंग से अपने को संयोजित करके हर स्थितियों में उसको एक गहरा और गहन उसका अध्ययन होगा। उस पर वो किसी भी मसले पर बातचीत कर सकता है, रख सकता है। उसको बहुत सारे इतने पैराफर्नेलिया की ज़रूरत नहीं है कि इतने आईएएस, इतने उनके कंटेंट लिखने वाले, इतने सारे लोग जाके उनको मदद कर रहे हैं। पूरा एक डिपार्टमेंट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रखर वक्ता तो वो है जो साहस से हर मुश्किल सवालों का जवाब दे। एमएम नरवणे की किताब क्यों नहीं छपने दी गई, इस सवाल का जवाब दे। एमएम नरवणे ने क्या उनसे फ़ोन से बात की थी? हाँ या ना में जवाब दे। अगर बात की थी तो क्या उन्होंने कहा था कि आप जो समझ में उचित लगे आपको वो करिए? क्या एक देश का प्रीमियर एक सेनाध्यक्ष को ऐसे कह सकता है? उसकी अपनी विज़न नहीं है क्या? अगर ये सवाल है तो हाँ या ना में जवाब है, उसका जवाब दें। दूसरा, एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम है, तो क्या वो गलत है या सही है, पहले इसका जवाब दें। अगर गलत है तो आप क्यों उनको डिफेंड कर रहे हैं, इसका जवाब दें। अगर अनिल अंबानी अपराधी है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? उस पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और तमाम एजेंसियां कहाँ चली गई हैं? क्या उनके हाथ में हथकड़ी आ गई है? क्या वो उनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं? अगर अनिल अंबानी दलाली कर रहा था जेफरी एप्स्टीन जैसे यौन कुंठित अपराधी से, जो एक नरभक्षी, नरपिशाच राक्षस था, उससे अगर वो बातचीत कर रहा था, तो भारत सरकार उससे उस पर कब उसकी गिरफ्तारी करेगी, कब उससे पूछताछ करेगी, कब उससे सवाल करेगी? अगर मजबूत हैं, प्रखर वक्ता हैं, तो वो जवाब देंगे। प्रखर वक्ता हैं तो वो बताएंगे कि अनिल अंबानी किस हैसियत से कह रहा था कि भारत का मार्केट जेफरी एप्स्टीन के लिए खुला हुआ है। अगर प्रखर वक्ता हैं तो वो जवाब देंगे कि जो राफेल की डिफेंस डील हुई थी, उसमें 9 दिन पहले कंपनी बनाई थी अनिल अंबानी ने, उसको कैसे टेंडर मिल गया? अगर प्रखर वक्ता हैं तो वो बताएंगे कि जो आरोप लग रहा था ऑपरेशन सिंदूर में कि कितने राफेल विमान पाकिस्तान ने मार के गिरा दिए, उसका जवाब देंगे। अगर प्रखर वक्ता हैं तो इस सवाल का जवाब देंगे कि ट्रंप क्यों बार-बार अपमान कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री का, कि मैंने वो ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, मैंने 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी और उसकी वजह से ये वार रुक गई। अगर प्रखर वक्ता हैं तो ये बताएं कि ईरान से संबंधों का भारत का क्या होगा? अगर प्रखर वक्ता हैं तो बताएं कि इज़राइल ने जो पेगासस बेचा था, उसको किसने खरीदा था? अगर प्रखर वक्ता हैं तो बताएं कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल में इतने भारतीयों का नाम कैसे है? अगर प्रखर वक्ता हैं तो बताएं कि क्या उसकी आँच उनके बड़े नेताओं तक भी है? ये सब वो सवाल हैं जो एक प्रखर वक्ता तुरंत बहुत ही संवेदना के साथ, सच्चाई के साथ और सहृदयता के साथ जवाब देता है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे प्रखर वक्ता मने प्रखर नहीं रहे, बिखर गए हैं। तो प्रखरता से जो बिखराव हुआ है, वो मने प्रखर तो कुछ लोगों के लिए रहे होंगे, उस शायद प्रोपेगेंडा मीडिया के लिए रहे होंगे, रेडियो रवांडा के लिए रहे होंगे। गोदी मीडिया नहीं, रेडियो रवांडा। रेडियो रवांडा का इतिहास बताता चलूँ शिव कुमार जी। एक देश है वहाँ रवांडा, वहाँ में हुती और तुत्सी 2 गुटों में झगड़ा हुआ और रेडियो रवांडा के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि उसने जो माइनॉरिटीज़ थी, उनके खिलाफ नैरेटिव बना के उनका उनका नरसंहार करवाया था। तो रेडियो रवांडा का जो रोल था, वो लोगों को मरवाने में था। हमारे यहाँ जो गोदी मीडिया है, वो तो और भी ज़्यादा है। वो मॉब लिंचिंग का कारण है, वो समाज में बिखराव, बँटवारे का कारण है। तो क्या इस रेडियो रवांडा पर कब बोलते हैं हमारे प्रखर वक्ता? या रेडियो रवांडा कब उनके बारे में बोलेगा कि
वो प्रखर वक्ता हैं या नहीं है। ये सब वो सवाल हैं शिव कुमार जी, जो उस गुब्बारे को पंक्चर करते हैं, उस गुब्बारे की हवा निकालते हैं और उनको बेदम करते हैं, उनको माने कमजोर बना रहे हैं। अगर वो वास्तव में सही है तो सामने आए और हर सवाल का जवाब दें जो विपक्ष पूछ रहा है, पार्लियामेंट को चलाएं, वो नरवणे की किताब का जवाब दें, वो एप्स्टीन का जवाब दें, वो डील का जवाब दें और वो बताएं कि भारत में बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति और तमाम तरह की दुर्दशाएं जो है उनका जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल आपने ठीक कहा संदीप जी, और बड़ी जिम्मेदारी की ये बात है कि प्रधानमंत्री को देश के प्रति जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। देश के लोग जवाब चाहते हैं तो प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो मुश्किलें पीछा छोड़ने वाली नहीं है। मुश्किलें तभी पीछे जी आप बोल लीजिए प्लीज। नहीं आप बोलिए, बोलिए आप। मैं ये कह रहा था कि देखिए प्रधानमंत्री होने से कुछ नहीं होता है। आप प्रधानमंत्री के तौर पर समाज के वंचित लोगों को, उत्पीड़ित लोगों को, प्रताड़ित लोगों को कितना न्याय इंश्योर कर पाते हैं, वो प्रधानमंत्री होने का एक मतलब रोल है। उसमें कितने सफल हुए हैं, उनको ईमानदारी से इसका विश्लेषण करना चाहिए। वो क्या मनमोहन सिंह की परछाई भर भी हैं, इसका ईमानदारी से उनको खुद जवाब ढूँढना चाहिए, क्योंकि कहने के लिए तो हर आदमी अपने को ओवररेट करके देखता है। हर आदमी अपना जो मूल्यांकन है, वो बेहतर करता है, लेकिन जो ईमानदार आदमी है, वो ईमानदारी से करता है। अगर ईमानदारी से देखें तो क्या वो परछाई की तरह भी हैं? जिस तरह से पूरे देश में तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, दुर्व्यवस्था और अव्यवस्था चल रही है, वैसे में क्या बस इनके प्रधानमंत्री हो जाने से क्या अंतिम व्यक्ति को समाज में न्याय मिल पा रहा है? मुझे नहीं लगता है। चलिए, आपका जो आपने बताया है वो उसमें कई सवाल छिपे हैं, दर्शकों से भी मेरी यही है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।